So the first question is, what is Mansabdari system? Throw light on its significance during Mughal period. Okay, तो ये है हमारा क्वेश्चन. स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन है. तो मनसबदारी सिस्टम क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है. तो लेट अस अंडरस्टैंड कि मनसबदारी सिस्टम क्या होता है. अब पहले तो देखो, क्योंकि सीधा पूछा गया है व्हाट इज़ मनसबदारी सिस्टम, तो एकदम डिटेल के अंदर मनसबदारी सिस्टम को एक्सप्लेन करो, उसके फीचर्स को एक्सप्लेन करो और फिर एंड में उसका सिग्निफिकेंस बताओ. ईजीएस्ट आंसर दैट कुड बी फ्रेम्ड. बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, सीधा. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर तो डेफिनेशन बता सकते हो, ओरिजिन बता सकते हो कहाँ का है, फिर उसके बाद आगे एक्सप्लेन कर सकते हो. तो मनसबदारी सिस्टम क्या है? यूनिक सिस्टम है, फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड होता है मुगल एम्पायर के अंदर ड्यूरिंग द मुगल एम्पर अकबर. ओके, 1571 AD के अंदर. मनसब मन का मतलब क्या होता है? रैंक या रैंक और ऑफिस और एनी काइंड ऑफ पोजिशन. ठीक है, तो रैंक या फिर पोजिशन या फिर एनी काइंड ऑफ दिस ऑफिस. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मनसबदारी का मतलब क्या हुआ? एक रैंक होल्डर या एक ऐसा ऑफिसर. और ये जो सिस्टम है क्या बनता है? इट बिकम्स द पिलर ऑफ द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज बॉडी कैसे लिखने वाले हैं. सो मनसबदार, जब भी मनसबदारी रैंक होता था तो इसके अंदर इनिशियली तो देखो ऐसा था कि देयर वाज अ सिंगल रैंक ओनली. बाद में जाके ऐसा होता है कि हम डुअल रैंक इसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं. एक बात को अंडरस्टैंड कर लेना है, मनसबदारी सिस्टम की जो इंस्पिरेशन है दैट इज़ फ्रॉम द वेस्ट एशिया. तो ये लोग क्योंकि वहाँ से बिलोंग करते हैं, ईरान इराक़ के अंदर मंगोल्स वहाँ हुआ करते थे, तो वहाँ से सिस्टम ये बना. तो एंसेस्टर्स जो हैं मुगल्स के, वो लोग इसको फॉलो करते थे. लेकिन यहाँ पे जो ये सिस्टम आया है, इट हैज़ इट्स ओन इंडिजिनस, यू कैन से रूट्स, इट हैज़ ओन इंडिजिनस फीचर्स जो कि इस तरीके की पॉपुलेशन के और इस तरीके के सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग फिट बैठते थे. दैट इज़ वाई आप इसको हमेशा ऐसे ही लिखेंगे कि ये यहाँ का सिस्टम था. हाँ, एक इंस्पिरेशन जो है वो बाहर से हो सकती है, बट कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि कॉपी कर दिया गया या एग्जैक्टली यहाँ पर आ गया है, ऐसा नहीं लिखेंगे. तो मनसबदार्स के यहाँ पर हमारे पास दो रैंक्स रहने वाले हैं. वन इज़ ज़ात एंड द अदर इज़ सवार रैंक. अब ज़ात रैंक जो है उसके अंदर आपका क्या आने वाला है? इट इज़ बेसिकली द पर्सनल पे. पर्सनल पे मतलब देखो दो तरीके के रैंक्स हो गए, ज़ात और सवार. तो ज़ात तो रैंक है एक ऐसा जो डिसाइड करेगा कि आपकी पर्सनल पेमेंट क्या होने वाली है. वो आपका एक ऐसा रैंक है जो डिफाइन करता है दैट एट व्हाट पोजीशन यू स्टैंड इन दैट ऑर्डर. ओके, आपको क्या रैंक मिला है. सो ये एक तरीके के मिलिट्री रैंक्स भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो, जिसका बेनिफिट आपको अदरवाइज भी ऑफ कोर्स मिलता है. तो वो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ आगे जाकर. तो फिलहाल के लिए ऐसा समझिए कि ज़ात रैंक जो है वो आपकी एक सैलरी डिफ़ाइन करता है, और जो आपका सवार रैंक है वो ये डिफ़ाइन करता है कि आप कितने ट्रूप्स को अपने अंडर मेंटेन करेंगे. ठीक है, कितने ट्रूप्स की आपको मनसबदारी दी जा रही है, आप कितने ट्रूप्स के, बेसिकली घुड़सवारों के मनसबदार हैं. तो यहाँ से ये जो पैसा होगा, पैसा जो है आपको दिया जाएगा कहाँ से? बाय दी गवर्नमेंट. जो भी मुगल गवर्नमेंट है वो आपको कैश के अंदर ये पैसा देने वाली है. और ऐसा कैश में रिसीव करने वाला जो मनसबदार होता है, जो सैलरी इस तरीके से रिसीव करता है, उसके अंदर उसको ट्रूप्स के मेंटेनेंस के भी पैसे दिए जाते हैं, और उसी में से ये अपना डिवीजन करता है, अपनी सैलरी और अलग से ट्रूप्स का खर्चा जो होगा. तो इस पर्सन को कहा जाएगा नकद मनसबदार. मतलब नकदी में, नकद यानी कैश के अंदर ये पैसे रिसीव कर रहा है और इसलिए नकद मनसबदार है. अगर ये पर्सन जो है, मैंने इसको कैश में सैलरी नहीं पे करनी, मैंने इसको सैलरी पे करनी है इन द फॉर्म ऑफ अ लैंड, तो मैं इसे एक जागीर असाइन कर दूंगी. उस जागीर से आने वाला जो टैक्स होगा वो टैक्स कलेक्ट करने का काम ये करेंगे. सो जैसे एक जागीरदार टैक्स कलेक्ट करता है, वही काम ये मनसबदार कर रहा है. तो उस वक्त के लिए जागीरदार और मनसबदार एक ही पोजीशन हो चुकी है. ठीक है, मतलब द वर्क्स आर डिफरेंट बट द पर्सन इज सेम. जागीरदार टैक्स कलेक्शन का काम करेगा, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है, और यही जब रिसीव करता है इस अमाउंट को एक रैंक के ऊपर और ट्रूप्स को मेंटेन कर रहा है, तो हम इसको मनसबदार कहेंगे. ठीक है, तो वहाँ से आने वाला जो टैक्स है वो इसकी सैलरी बन जाएगी और उसी में से ये ट्रूप्स को मेंटेन करेगा.
जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी होगा वो ये सेंड कर देगा वापस से कहाँ पे, मुग़ल एम्परर को। तो इस तरीके से थ्रू जागीर या थ्रू नकद मनसबदारों को पेमेंट की जाती थी। ठीक है, अब इसके बाद और डिटेल में देखते हैं कि ज़ात और सवार्स के क्या क्या केसेस हो सकते हैं। सो यहाँ पर 3 तरीके के केसेस हमें बताए गए हैं। अबुल फजल ने लिखे ये एन अकबरी के अंदर, ठीक है, अकबर नामा इंटायर बायोग्राफी लिखा है उन्होंने अकबर का, तो उसमें ये चीज़ मेंशन थी। और इन्होंने यहाँ पर ये लिखा कि एक तो ऐसा मनसबदारी हो सकता है जिसके अंदर ज़ात और सवार जो हैं वो इक्वल होंगे। तो इक्वल का मतलब कैसे, कि हमने ऐसे बोल दिया कि ज़ात विल बी इक्वल टू सवार। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ द ज़ात रैंक इज़ 4000 देन सवार रैंक या सवार के अंदर जो नंबर ऑफ़ पीपल होंगे, जो नंबर ऑफ़ ट्रूप्स वो मेंटेन करेंगे, वो भी 4000 होंगे ना। हाउ डज़ दिस हैपन्स, उसको भी अंडरस्टैंड करो कि ये जो फर्स्ट वाला रैंक है वो ज़ात है, दूसरे वाला रैंक जो है वो सवार है, लिखा ऐसे जाता है। ज़ात रैंक जो होगा उसके अंदर जो आपका 4000 ये मैंने लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, ये आपका एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी नहीं है, इतना सैलरी नहीं मिलने वाला है। दिस इज़ एक्चुअली अ कोड। इस कोड के अकॉर्डिंग आपका जो सैलरी था वो डिफाइन होता था। सो इट इज़ जस्ट अ कोड विच इज़ गोइंग टू डिफाइन द अमाउंट ऑफ सैलरी दैट यू विल हैव, दैट इज़ अ सेपरेट क्राइटेरिया। मतलब वो अलग से एक शेड्यूल बना हुआ है, अलग से एक डॉक्यूमेंट है जिसमें ये मेंशन होता था। तो 4000 का कोड मतलब दैट रैंक इज़ गिवन टू यू एंड सवार रैंक इज सेपरेट। सवार मतलब 4000 एग्जैक्टली नंबर ऑफ ट्रूप्स आपको मेंटेन करने हैं। ये तो हो गया वो केस जब ज़ात और सवार दोनों इक्वल है। दूसरा केस आता है व्हेन द मनसबदार बिलोंग टू द सेकंड कैटेगरी, इफ द सवार मनसब वाज हाफ ऑफ द ज़ात मनसब। सो नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको लिखना चाहें तो इट विल बी लाइक दिस। मतलब आपकी सैलरी तो उतनी ही है जितना पहले थी, लेकिन अब आपको जो ट्रूप्स हैं वो 2000 दिए जा रहे हैं। इसके कई सारे केसेस हो सकते थे। या तो ऐसा पॉसिबिलिटी है दैट यू हैव बीन गिवन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, अ वेरी डिफिकल्ट जोग्राफी वेर यू कैन नॉट मेंटेन 2000 ट्रूप्स, हेंस यू हैव टू मेंटेन मिनिमल अमाउंट, तो हमने 2000 आपको दे दिया। या ऐसा भी हो सकता है कि आप मेरे बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिसर हैं लेकिन मैं आप पे उतना ट्रस्ट नहीं करता हूँ, एम्परर नहीं करता है, और इन दैट केस वो आपको सैलरी तो नहीं डिवॉइड कर सकता बट वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देता है इतने सारे घोड़ों की। और घोड़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब मिलना मतलब आप एक आर्मी प्रिपेयर कर रहे हो, सो ऑब्वियसली यू आर पावरफुल पर्सन एंड आई डू नॉट वांट अ पर्सन हु इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी टू गिव दैट पावर टू हिम। तो इसीलिए ऐसे कुछ केसेस होते थे। ठीक है, तो 2 केस बता दिया, या तो कोई इमरजेंसी या डिफ़िकल्ट सिचुएशन सर्कमस्टेंस है या फिर इस तरह के से नॉन ट्रस्टवर्दी कोई पर्सन है। तीसरा कैटेगरी आता है वेयर द सवार मनसब वाज लेस देन हाफ ऑफ ज़ात। सो लेस देन हाफ मतलब अगर मैं बोलूँ कि जो यहाँ पर ज़ात रैंक है, लेट अस से दैट ज़ात रैंक इज़ 4000, तो सवार मनसब कितना हो जाएगा यहाँ पे, लेस देन हाफ ऑफ मनसब करेंगे, हाफ ऑफ ज़ात मनसब करेंगे, सो इट विल बी लाइक 1000। ठीक है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। देयर कैन ऑल्सो बी अ केस व्हेन सवार रैंक कैन बी ग्रेटर देन हाफ ऑफ ज़ात। मतलब अगर फॉर एग्जांपल इट इज़ 4000 तो हाफ करा तो 2000, 2000 से ज़्यादा किया तो 3000, तो 4000 बाय 3000 का केस भी बन सकता है, 4000 बाय 1000 का केस भी बन सकता है। ठीक है, सो इस तरीके से ये कुछ रैंक्स जो थे वो बनाए गए थे। और अब इसके अंदर उन्होंने क्या बताया कि मनसबदार डिवाइड करे जाते 33 कैटेगरीज़ के अंदर, तो डिफरेंट कैटेगरीज़ यहाँ पर हुआ करती थी। ठीक है, सबसे कम जो मनसबदारी मिलेगी वो थी 10 घोड़ों की, और उसके ऊपर करते करते आप हाईएस्ट जो है 10,000 तक जा सकते थे। अब इसके अंदर एक और केस है कि 7000 या उससे ऊपर का जो भी घुड़सवार होंगे वो कभी भी एक नॉन मुगल को नहीं दिए जाते थे। सो द पर्सन हैज़ टू बी ब्लड मुगल इन ब्लड लाइन, तभी हम उसे 7000 या 7000 से ऊपर की मनसबदारी देंगे। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस रहे हैं यहाँ पर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर व्हेन ही हैज़ गिवन दिस मनसबदारी 7000 की मनसबदारी टू हिज वेरी ट्रस्टेड राजपूत नोबल्स लाइक राजा भगवान दास। ठीक है, उनको मिलता है, फिर आगे जाके उनके बेटे राजा मान सिंह को भी मिलता है, राव भारमल। सो इस तरीके से द सेम फैमिली, इट इज़ द सेम फैमिली, द फैमिली ऑफ द राजपूत फैमिली ऑफ आमेर। ठीक है,
वो हैं जहाँ से अकबर की जो वाइफ हैं वो बिलोंग करती थी, तो उनकी फैमिली की यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ। तो ऐसा हुआ। सो मनसबदार का सैलरी जैसे मैंने बता दिया या तो कैश में होगा, अदर सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, ग्रांट ऑफ जागीर। मनसबदारी डिड नॉट पास डाउन थ्रू फैमिलीज, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ नॉट हेरिडिटरी। ठीक है, आगे जाके आपसे वो लैंड लिया जा सकता है। इट इज़ नॉट मेंट टू बी केप्ट विद यू, इट इज़ नॉट मेंट टू बी you are not the owner, you are just a holder of that land, and very strict control was kept. Each mansabdar was charged with both the civil and military responsibilities, meaning that you will act as a jagirdar, meaning you will collect the taxes, then you are acting as a civil administrator, and when you are maintaining the troops you will be the military administrator. Hence एक तीर से दो निशाने, civil administration as well as military administration दोनों हो जाता था। लॉ एंड ऑर्डर को भी देखता था ये पर्सन। तो आप देखो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर का इशू एंड द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, सारा का सारा काम ये मेरा एक ऑफिशियल कर देगा, ये एक इंडिविजुअल कर देगा। तो पावर बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के पास। कमिंग टू द नेक्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज़ द सिग्निफिकेंस। What is the significance now? क्या है? तो हमने अभी बात किया कि मुग़ल गवर्नमेंट की जो कोर है, स्टार्टिंग में ही हम लोग बात कर रहे थे, उसको स्ट्रॉन्ग करने का काम ये करता है। ठीक है, इट इज़ अ यूनिक डिस्टिंक्टिव सिस्टम। इट वॉज यू कैन से इसका प्रीडिसेसर जो है वो एकता सिस्टम था। तो एकता सिस्टम इतना ऑर्गेनाइज्ड नहीं था जितना स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड ये सिस्टम था। सो हेंस दिस वॉज एन एडवांटेज। And then it also weakened the it established the concept of uniformity. So how this uniformity मतलब आप एक रैंक प्रोवाइड कर रहे हो तो एक जैसा बिहेवियर होगा आपके साथ। देयर विल नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन कि हाँ इसको ज़्यादा देंगे, इसको हाँ, वो हो सकता है कि अगर कोई आपका ओहदा बढ़ाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली विल बी गिवन, बट उस रैंक के सभी लोग एक जैसे डील किए जाएंगे। मीनिंग ये सो एक यूनिफॉर्मिटी लाने में मदद करता है, स्पेशली जागीरदारी सिस्टम के अंदर बहुत हेल्प होती है इसको लेके। लीडिंग टू पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, क्योंकि राजा जो एम्परर हैं, बादशाह जो हैं, क्योंकि वो सारी अपॉइंटमेंट्स करने वाले हैं, वो असाइनमेंट्स करने वाले हैं लैंड की, इसीलिए और एंड ही इज़ द वन हु इज़ गोइंग टू ट्रांसफ़र, ही इज़ द वन हु इज़ गोइंग टू डिसमिस एनी इंडिविजुअल। सो वो तभी पॉसिबल था जब राजा के हाथ में पावर्स हों, एंड हेंस वी कैन कॉल दिस सिस्टम एज एक सिस्टम टू यूनिफाई द पॉलिटी। तो पॉलिटिकल सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन को ये बहुत ज़्यादा पुश देता है, बहुत ज़्यादा मदद करता है उसको बनाए रखने में एज वन सिंगल एंटिटी। Another is that it also weakened the caste system and feudalism. So since here it is not such certain thing which is hereditary, and caste system यहाँ पे कोई ऐसा नहीं था कि particular caste को ही दिया जाएगा या particular sections of individuals को दिया जाएगा. So it is like to all, ठीक है, सबको equally treat किया जाता है irrespective of the religions also. जैसे मैंने अभी आपको बताया हिंदू लोगों को भी मिल रहा था। Mansabdari system to some extent was successful in reducing the influence of the nobility and the feudal classes. So of course, क्योंकि राजा जो हैं, he is asking the people who are under him, the officers under him, the Mansabdars, to maintain the entire civil and military administration. तो nobles को obviously एक थोड़ा सा जो सेंटर पे पावर थोड़ा ज़्यादा assume करते थे या प्रेशराइज करते थे, वो थोड़ा reduce हो गया। Mansabdari system जो है strengthen the Mughal emperor's position of power also because he is the one who is doing all these actions. Monarchical system of government was crystallized by it, and starting with Akbar's reign, the Mughal state moved towards a strict system of governance. Strict system of governance हो चुका था अकबर के टाइम तक, क्योंकि आप देखते हो कि पहले का जो था हुमायूं तक का टाइम पीरियड हम लोगों ने देखा है लास्ट क्लास में कि काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव वाला था, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स थे। द सिचुएशंस वर ड्विंडलिंग, देन द रूल ऑफ अफगान डायनेस्टी, सूरी डायनेस्टी, शेरशाह सूरी आ जाते हैं और वो काफ़ी लंबा टाइम यहाँ कंटिन्यू करते हैं। हुमायूं फिर से आते हैं, हेमू का यहाँ पर अटैक हो जाता है, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होती है। तो अकबर के सामने द सिचुएशन वॉज क्वाइट टफ. He had to consolidate his empire, and hence he had to devise such measures through which he could have an impact on the entire whether it is nobility or people or the ulamas. तो किसी ना तरीके तो उनको ये चीज़ करनी थी, एक यूनिफाइड एम्पायर उनको बनाना था, तो उसके लिए ये ज़रूरी था। मेरिट को रिकॉग्नाइज किया गया, कोई इसी वजह से यहाँ पे कोई नेपोटिज्म जैसी चीज़ें नहीं होती हैं, और
ये चीज़ एडवांटेज पे आती है अकबर के मेरिट के बेसिस पे क्योंकि हुआ, एंड ये चीज़ देखी गई जब भी कोई लड़ाइयाँ हुई वहाँ पर उन्होंने किसी पर्टिकुलर रिलीजन या कास्ट को ना फेवर करके जब मेरिट को फेवर किया, सो ही हैज़ वन दोज वॉर्स, ही वाज सक्सेसफुल इन ऑल ऑफ देम। ठीक है, कंक्लूजन में क्या लिख देंगे कि सिस्टम जो है सिविल, रेवेन्यू और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करता है, लाइक आई सेड, और मुगल्स जो हैं ये उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे हम लोग इसको लिखेंगे। सो वी हैव रिटन द एसेंस ऑफ द कंक्लूजन। ओके, I hope it is clear.